चिंतित हम सब लोग हैं, और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि आप हम सब लोग जानते हैं, नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहां हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। मैं कुछ बात आपके बीच शिक्षकों की और फिर उनकी इश्यूज को हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ लोग बैठे वो एड्रेस कर देंगे, और पीछे जो छात्र पिछले कई वर्षों से शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है। और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती है तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है सरकार, बहरी हो जाती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी,
क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? 1.5 से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता है कि आप फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हो। शायद अगर फोर्सफुली पढ़ाना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस का अपना आंतरिक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। वो क्योंकि जनमानस और आम लोगों की वजह से सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया है, भाजपा सरकार को समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं उन गुरु का बहुत सम्मान करता हूं और जब कभी भी टीचर्स, प्रोफेसर्स या वाइस चांसलर या और प्रतिष्ठित संस्था के कभी कोई आए होंगे तो हम समाजवादियों ने हमेशा उनका सम्मान किया है। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही हैं। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि वो किसी की तकलीफ दुख को न तो पढ़ता है न सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि न तो वो शिक्षा का सम्मान करती है, न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है, भरोसा भी खो दिया है, उनका सम्मान भी नहीं करती सरकार।
हमने तब कहा था कि आशा के इस निर्णय के पीछे विधानसभा की आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर का कारण ही बना है और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और जो डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करके टीईटी और सीटेट परीक्षा पास करने के बाद ये नई शिक्षक भर्ती में जो है लगातार संघर्ष कर रहे हमारे अभ्यर्थी, शिक्षा मित्र और माध्यमिक शिक्षक, शिक्षा मित्र संगठन के सभी आए हुए हमारे पदाधिकारी साथियों, जी जी पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, प्राथमिक शिक्षकों की, उसके विषय में मैं और हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मीडिया के साथी, इनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे प्राथमिक शिक्षकों को कोई इस भीषण गर्मी में जिस तरह से सरकार त्रस्त कर रही है, विद्यालय खुलेंगे 1 जुलाई से, बच्चे आएंगे 1 जुलाई से, लेकिन 16 जून से ही शिक्षकों की हाजिरी जो है अनिवार्य कर दी गई। शिक्षक इतना परेशान है पूरे प्रदेश में कि इस भीषण गर्मी में वो लगातार विद्यालय आ रहा है, बैठता है, फिर दोपहर में 12 बजे जो है फिर भीषण गर्मी में वो अपने घर जा रहा है। इतना त्रस्त है। इस सरकार, पता नहीं क्या मानसिकता है सरकार की, जो इस तरह से शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी सूबेदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, सरकार ने अपने काउंटर में कहा था कि हम जो है 51,112 नई भर्तियां कराएंगे, लेकिन आज तक वो भर्तियां नहीं हुई। 1,26,028 पद जो है 2020 की रिपोर्ट के आधार पर आज तक खाली है। सरकार भर्तियां नहीं करा पा रही है। अब भर्तियां क्यों नहीं करा पा रही है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के सभी आयोगों को इन्होंने भंग कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ का शिक्षा का जो आयोग था, माध्यमिक का, जो उच्च शिक्षा का, सबको भंग कर दिया और आज तक जो है आयोग को फुलफिल नहीं कर पाया जो है। इसके कारण जो है ये समस्याओं का जो है हम लोग सदन में इसका विरोध किए जो है कि जब सभी प्राथमिक शिक्षा का आयोग, माध्यमिक का आयोग और उच्च शिक्षा का आयोग अलग अलग काम करता था, तब तो सही समय पर काम ही नहीं पूरा हो पाते थे भर्ती के। और सब आयोग मिलकर के मर्ज करके एक आयोग आप बना रहे हैं, तो ये काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार ने हम लोगों की बातों को नहीं माना जो है। प्राथमिक विद्यालयों में की स्थिति यह है कि जो 50 छात्र से कम वाले विद्यालय हैं, उनको सरकार मर्ज करने जा रही है, जिससे
29,965 अध्यापक जो है, 29,965 जो है विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये मर्जर की कार्यवाही जो है प्रारंभ हो रही है। इस मर्जर से जो है जहां शिक्षकों की भर्ती और सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन अब शिक्षक जो है कि कोई भर्ती आगे नहीं सरकार करेगी, इस मानसिकता से जो है सरकार जो है विद्यालयों को बंद करने की योजना बना ली है। 27,000 का डिक्लेरेशन तो बहुत पहले सरकार ने कर दिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उसका विरोध जब किया तो वह सरकार ने उसको वापस नहीं लिया, बल्कि स्थगित कर दिया था और उसकी कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दिया। जहां तक शिक्षा मित्रों का सवाल है, शिक्षा मित्रों पर को समाजवादी पार्टी की सरकार ने सहायक अध्यापक बनाकर के 52,000 वेतन उनको दिया था और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 10,000 रुपया मानदेय देना प्रारंभ किया और महंगाई कई गुना बढ़ गई जो है, लेकिन मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया जो है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला इन्होंने किया था उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है 10/10/2020 के पैरा 16 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल आरक्षित सीटें 18,598 थी, जिसमें 5,844 ओबीसी के सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्ती कर दी गई और अनुसूचित जात के 2100 अनुसूचित जात के पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती कर दी गई, जिसको लेकर के छात्र कई वर्षों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। और कोई भी सरकार जब ये हाईकोर्ट इनके पक्ष में कोई निर्णय कर देती है तो ये दूसरा एक पक्ष बना करके अपनी तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट करा देते हैं और उसको उलझाए हुए हैं जो है, ऐसा उलझाए हुए हैं कि ये शिक्षक न तो नया कोई काम कर पा रहे हैं न तो भर्ती हो पा रहे हैं। इनकी हालत जो है बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है जो है। और जो मदरसे के शिक्षक हैं, आप लोगों को याद होगा स्लोगन प्रधानमंत्री जी का, जब उन्होंने कहा था कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप मदरसा के छात्रों को देंगे। उस मदरसे की क्या स्थिति है कि जो आधुनिक शिक्षक जिसको 60% जो है केंद्र सरकार मानदेय देती थी और 40% जो है प्रदेश सरकार देती थी, तो 60% का मानदेय तो 2014 में जब इनकी सरकार बनी केंद्र में उसको उसी समय बंद कर दिया और इस समय जो 40% मिल रहा था प्रदेश सरकार से वो अभी बंद कर दिया गया जो है। आधुनिक शिक्षक के विषय में आप लोग जानते हैं, जो मदरसों में विज्ञान, मैथ और अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए जो है उन शिक्षकों को, उन छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास करते थे, जिनकी भर्तियां हुई थी, उन विद्यालयों के साथ इस तरह के जो है व्यवहार किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों की स्थिति यह है कि केवल 570 राजकीय विद्यालय पहले थे। उन विद्यालयों की स्थिति तो पहले से ठीक रही, लेकिन उसमें 570 के बाद इन्होंने RMSA योजना के तहत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो है इन्होंने 22,500 विद्यालय जो है 2250 विद्यालय बना दिया। अब जो 1700 विद्यालय हैं, उन 1700 विद्यालयों की स्थिति ये है राजकीय विद्यालयों की, जिसमें 1 टीचर है, 2 टीचर है, 3 टीचर है, कहीं कहीं 4 टीचर है। तो जहां 1-2 टीचर है वह संपूर्ण विषयों को कैसे पढ़ाएगा? उसको कहां नॉलेज है कि वह संपूर्ण विषयों को पढ़ा दे हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में? इस तरह से जो है सरकार जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है और राजकीय विद्यालयों में साफ सफाई के लिए और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की कोई भर्ती ही नहीं हुई आज तक। ये जो स्वच्छता का अभियान चलाते हैं और स्वच्छता के अभियान पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है झाड़ू लेकर के जो है फोटो खिंचाते हैं, इनके विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में कहीं भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति
नहीं कर पा रहे। पूरे पद खाली हैं। जहां 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 छात्र हैं, उनकी साफ सफाई कैसे हो पाएगी, जो है कैसे स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, इसकी चिंता इनको कोई नहीं है। पूरा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, और जहां नियुक्ति करने की बात ये कर रहे हैं कि हम एडेड विद्यालयों में जो है नियुक्ति करेंगे, तो वहां पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रहे हैं। 10,000, 12,000 रुपए में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति ठेकेदार द्वारा कर रहे हैं। एक ठेकेदार जो है ठेका दे रहे हैं, वो भर्ती कर रहा है। लड़के दूर दूर के हैं, तो जिस विद्यालय में वो अगर गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तो 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में वह कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे जो है वह कमरा लेकर के कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। यह स्थिति है। यह स्थिति इसलिए पैदा कर रहे हैं कि आरक्षण बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का अपने आप खत्म हो जाए। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी, आउटसोर्सिंग की रहेगी, तो ठेकेदार जो जिसको चाहेगा उसकी भर्ती करेगा। जब ठेकेदार की मर्जी पर भर्ती होगी, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण को खत्म करने की इनकी जो है ये योजनाएं चल रही हैं। जो है माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की 25,000 पद रिक्त है, उसको भी ये नहीं भर पा रहे हैं। तमाम शिक्षक जो है करीब 35% शिक्षक जो है क्योंकि पद जो है प्रदेश में खाली हैं। वहां के जो छात्र हैं वह विद्यालयों में कैसे जो है पढ़ पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता ये नहीं कर पा रहे हैं। और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है शिक्षक ही ज्यादा सबसे संघर्ष करता है। पुरानी पेंशन बहाली न करके ओपीएस की जगह जो है एनपीएस, फिर एनपीएस के स्थान पर यूपीएस की बात ही कर रहे हैं। पुरानी पेंशन देने में क्या इनका नुकसान है, इसको नहीं बता पा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमने पिछले वर्ष भेजा था जो है दिल्ली में, जब पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन हो रहा था, वहां धरना हो रहा था, तो 10 लाख लोग वहां पर गए थे। पूरा देश चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए, लेकिन यह सरकार एकदम बिल्कुल बजिद्द है जो नहीं लागू कर रही है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जो दशा, उनकी जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग 1982 की धारा 21, 18 और 12, धारा 21 में यह प्राविधान था कि अगर कोई टीचर सस्पेंड होगा या टर्मिनेट होगा, तो उस शिक्षक को चयन बोर्ड आयोग, शिक्षा चयन बोर्ड आयोग द्वारा उसको जब स्वीकृति दी जाएगी, तब जो है वह सस्पेंड होगा और टर्मिनेट होगा। आज इस धारा को, धारा 21 को इन्होंने खत्म कर दिया और अब सीधे सीधे प्रबंध तंत्र को अधिकार दे दिया कि प्रबंध तंत्र जो है प्रपोजल देगा, डीआईएस उनको सस्पेंड और टर्मिनेट कर देगा। आज जो है वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की जो सेवा नियमावली है, उस तरह से जो है इस सेवा नियमावली इनकी बन गई। सेक्शन 18 की वही स्थिति है। सेक्शन 18 में प्रधानाचार्यों का प्रमोशन था, प्रोन्नति थी, उसको भी जो है इन्होंने बंद कर दिया। और सेक्शन 12 में जो है शिक्षकों की जो प्रोन्नति थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। इस हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आपको अवसर मिलता है, 2027 में आपकी सरकार बनेगी और इसको जो है सेक्शन 21, 18 और 12 के संशोधन को वापस अगर कर लिया जाए, तो पूरे प्रदेश का एडेड का शिक्षक त्रस्त है। इसके बाद जो है मैं वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों पर आ रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में 70% जिनकी भागीदारी है, वह हैंड टू माउथ है। प्रबंधक द्वारा 1,000, 2,000, 4,000 रुपया उनको मानदेय महीने में दिया जाता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का इस मंच से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब आपकी सरकार थी तो आपने 2 अरब रुपया देकर के उनको आंसुओं को पोंछा था और शासनादेश बनाया 2016 में। 17 में आपकी जब सरकार चली गई तो उस शासनादेश को समाप्त कर दिया सरकार ने। आपका दिया हुआ पैसा 2 अरब रुपया में से 1 अरब 4 करोड़ ही केवल बच पाया था। 96 करोड़ रुपया भी सरकार ने वापस ले लिया, उसको भी नहीं बांटा। ये सब शिक्षकों की इस तरह से जो है उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों की बड़ी समस्याएं हैं और शिक्षा विभाग पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से त्रस्त है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इन शिक्षकों की
भलाई तो हमेशा आदरणीय नेताजी ने किया, इसके बाद आपने किया जो है, और फिर आप ही से पूरे प्रदेश को भरोसा भी है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले शिक्षा मित्रों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ है शिक्षा मित्र? मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती आंदोलनकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार संघर्ष कर रहे लोग। इनसे बड़ा संघर्ष किसी ने नहीं किया। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रामीण क्षेत्र में कहां है ट्रांसपोर्टेशन? और हर अच्छे समाज की कोशिश है कि हमारी बच्चियों बेटियां पढ़ें। समाजवादी सरकार में नेताजी ने विद्याधन शुरू किया था, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो बेटियां पढ़ाई छोड़ गई थी दोबारा पढ़ने लगी थी। लैपटॉप स्कीम से बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद, उन्होंने दोबारा एडमिशन लेकर के 12th कर करके लैपटॉप से लाभ पाया। तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं। और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की, एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। एक सवाल है, डिजिटल अटेंडेंस की आपने बात कही, दूसरे विद्यालयों में तो ये स्थगित हो गया, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस लगातार जारी है। हाईकोर्ट में भी पेश गया था, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया पता नहीं। लेकिन मदरसे के जो 10,000 शिक्षक हैं उनसे डिजिटल अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। और उसी का परिणाम यह है कि मदरसों को बंद करना, मदरसों का जमीनों के कागज चेक करना, मदरसों पर बुलडोजर चलाना, या माइनॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। न केवल मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कैसे घुस जाएं। और सरकार ने इन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी के लिए विशेष एक्ट बनाया था जिससे कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन सके, माइनॉरिटी संस्थाएं बन सकें। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि विभाजनकारी रणनीति जो इनकी है, डिवाइड एंड रूल, हमें उम्मीद है कि जनता समझ गई है। इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं ये जितने भी संगठन यहां बैठे हैं उनके लोगों से मैंने कहा है कि इतनी लड़ाई संघर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। आप समाजवादियों की मदद करिए, आने वाले समय में हम इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। रोजगार की बात करते हैं तो इसी बीच जो है योगी आचार्य ने टीम निकाली है
8 लाख रुपए दे दिए एक स्कीम पर रेडियो और बिहार पर काटने पर। क्या 4 लाख किस चीज में देंगे? छोड़िए अब इसमें, वो आगे वो पढ़ लेंगे दोबारा, नहीं हम पढ़ देंगे दोबारा। देखिए मुख्य बात यह है कि लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की है सरकार ने। आप कितना कह रहे हैं? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, हम दुनिया में 30वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचा दिए। तो आखिरकार ये 30वें नंबर पे और विकसित भारत की, क्या विकसित भारत की डेफिनेशन में आता है कि आप 2 लाख शिक्षक के जो पद खाली है वो रखेंगे खाली आप? क्या यही विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? मान लीजिए आपके गांव में स्कूल इसीलिए बने थे क्योंकि गांव में ही बच्चे पहुंच जाएं। इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे ही अधिकार छीनना चाहते हैं। आखिरकार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है या जो उनकी अर्थव्यवस्था, पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। जो लोग दूसरों के हाईवे पर उंगली उठाते थे, मैं अपने अखबार के साथियों से कहूंगा आप अपने भी अखबार उठा करके देखिए, जो सरकार बनने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट आते थे, कितनी रजिस्ट्रियां चेक हुई थी, कितना करप्शन की बात होती थी। आज सबसे महंगा हाईवे बना है। कल तक तो हम अखबार में ढूंढते थे, कल तक, आज नहीं, कोई अखबार में रेट नहीं लिख रहा था कि हाईवे कितने हजार करोड़ का बना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है। और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वही 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है, इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ये सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? पीएम और सीएमओ की लड़ाई में सीएमओ को जो है निलंबन कर दिया गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे दलित होने का फल मिल रहा है, कोई जांच नहीं हुई है। पूरी सरकार में झगड़ा चल रहा है इस समय, बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, लेन देन का झगड़ा चल रहा है। अधिकारी अपने मन से करें कुछ काम कि मंत्री के मन से काम करें। मंत्री अधिकारियों का झगड़ा चल रहा है और एक विभाग नहीं है। वो कौन सा विभाग है जो रजिस्ट्री करता है? स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन विभाग। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी क्या कह रहे हैं सोचिए आप। और हम तो आप लोग डीसीएम और ओसीएम को न जाने क्या क्या समझते थे, कैसे संबंध है डीसीएम और ओसीएम में। सुनने में आया है कि डीसीएम ने लिख करके शिकायत की है कि उनके विभाग के भी अधिकारी ने उन्हें कुछ नहीं दिखाया, लिस्ट ही नहीं दिखाई कि ट्रांसफर किसके हो गए, किसके होने हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है। सीएमओ खुद ही कह रहे हैं, प्रेस, तो अगर जांच कौन करेगा? मान लीजिए अगर सीएमओ खुद कह रहे हैं या डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है कौन किसके साथ है, तो सच कौन बताएगा?
हमारे प्रेस के साथियों में भी बहुत दबाव रहता है, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप खबरें लिख रहे हो। अरे अभी 2 ही विभाग हुए भाई। अरे तो 2 ही विभाग हुए हैं। और मैं यहां पर बैठा था, एक साथी व्यक्ति आए, अपना कुछ काम रहा होगा अधिकारियों से, तो हम और लीडर ऑपोजिशन थे। हमने कहा क्या काम है, तो बताया वहां रेट है, वहां 3 लाख के ट्रांसफर का रेट है। सोचिए आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सोचिए आप। एक और विभाग जो गांव का काम करता है, गांव के काफी काम करता है जिसमें हमको श्लोक सुनने को मिला था, भजन सुनने को मिला था। किसी अधिकारी या किसी ने, प्रेस ने पूछ लिया था कि आपके विभाग में बेईमानी चल रही है, तो उन्होंने श्लोक सुना दिया था, भजन सुनाया था, याद होगा आपको। वहां तो यह है कि भाई एक ही इंजीनियर, दूसरा आ गया तो दूसरा, तीसरा आ गया तो तीसरा, घूम रहे हैं बेचारे। तो जो घूम ही रहे हैं वो क्या काम करेंगे। एजुकेशन हो, एजुकेशन के कई विभाग हैं, मतलब सॉरी कई उसमें है, बड़ा विभाग, बड़ा डिपार्टमेंट है। प्राइमरी जाने कौन कौन से, हायर तक में सब चल रहा है। हायर मीन्स हायर। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पता ही लगे, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का, पीडब्ल्यूडी का आपको सबको पता है। जगह जगह लोग डामर उठा ले रहे हैं, यो डामर उठा ले रहे हैं। बताओ आप, नगर विकास कौन सा शहर है जहां पानी बरसा और नालियां न चौक हो गई हो। सोचिए आप, कोई शहर हमें बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये आगरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भर रहा है। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाले सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए। करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है। और मनमानी है, मनमानी है। और लापता है अधिकारी, लापता। वो मुख्यमंत्री आवास में ही होंगे। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपने एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी से समझौता करते थे और अंडरवर्ल्ड से साठगांठ की। क्या करेंगे? ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? आगे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था, और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते थे वो कहां है? कंपनी वाला किस देश में है? तो ये जिस हाईवे से, मतलब क्या बोले उसके लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो आया था लेकिन मैं बोल नहीं सकता। जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं,
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए, मैंने खुद उसका अनाउंस किया था विधानसभा के सामने। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था, लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल फाइनेंशियल उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो आप, पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप, और अभी तक नहीं बन पाया। और इसी हाईवे को वहां आगे जाना था, बिहार तक जोड़ना था। पखनपुरा गाजीपुर से अभी तक 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की है सरकार ने, सोचिए आप। जैसे यहां मेट्रो पॉलिटेक्निक तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उधर मुंशी पुलिया तक, सॉरी, और आगे तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपना नाम लिख लिया कि हमने इसका उद्घाटन किया है, नाम लिख लिया इन्होंने अपना। जिस पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे पूर्वांचल वाले पर हरक्यूलिस से, वो समाजवादियों का डिजाइन था जिसकी वजह से उतरे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, ये अलग बात है कि ये गंगा एक्सप्रेस में जो किया उसमें बहुत तैयारी थी, लेकिन पता नहीं फोन कहां से आया कि तैयारी धरी की धरी रह गई। हवाई जहाज अपना पूरा करके चले गए, लेकिन जिन्हें तैयारी से जाना चाहिए था वो जा नहीं पाए। तो ये मानकों के तहत नहीं बना है। सर, दलित पिछड़ों के आंदोलन में उनको उद्धार की जो आधारशिला रखी गई थी गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उसकी शुरुआत ये हमारे बैठे हुए आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है इस सरकार में। कितने वर्षों से ही लड़ रहे बेचारे, सोचिए आप। तो सर, वो 1848 में उसकी शुरुआत हुई थी, ज्योतिबा फुले ने जब शुरुआत की थी, तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। तो पिछले दिनों मैं जो दलित पिछड़ा आंदोलन में जो कैडर का हिस्सा में रहा हूँ, उसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि जब ये मान्यता मिली, ब्रिटिश सरकार तैयार हुई कि नहीं ठीक है, गाँव का प्राथमिक विद्यालय दलितों पिछड़ों के लिए खोले जाए, उसके बाद जो है ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन, वो तेज हुआ। तो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अगर दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया होता तो वो आंदोलन इतना तेज नहीं हुआ होता आजादी का। तो क्या लगता है इसको दौर फिर वापस लाना चाहते हैं? 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करना है। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला है। बहुत लंबी लड़ाई के साथ हम सब लोगों को मिलकर के इस आरक्षण को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाना पड़ेगा। सर, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। आप हमेशा आर्थिक तकनीक से सपोर्टर लगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ
इसलिए सबसे पहले नीति आपने कृषि विभाग और समाज कल्याण विभाग में लागू की, इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन टीचर्स की जो डिजिटल अटेंडेंस लग रही है, इसके समाजवादी पार्टी आपको हम इसलिए खिलाफ हैं कि शिक्षक अगर खुश होके जाएगा तो अच्छी पढ़ाई कराएगा, उस पर पाबंदी क्यों करना चाहते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके लिए? हाउसिंग है नहीं आपके पास। अगर मान लीजिए आप स्कूल में भेज रहे हैं उसको, क्या हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप? कहां रहेगा शिक्षक? क्या एकोमोडेशन आपने तैयार किया वहां पर? और फिर एक ही शिक्षक से न जाने कितने काम करवाते हैं आप। तो अगर आप एजुकेशन को बेटर करना चाहते हो तो टीचर के पास केवल टीचिंग हो और टीचिंग के लिए उसे पूरा टाइम मिले। वो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? बिजली इन्होंने बनाई नहीं, इसीलिए बिजली को बेच दे रहे हैं। वो लाइव मुश्किल है, या प्रैक्टिस की होगी तो ठीक बात है। अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। सर एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक सीबीआई जांच चल रही थी, लगातार उसमें 14 नोटिस दिए गए यूपी पीएससी में जो 2010 में एपीएस भर्ती की थी। अब सीबीआई ने कहा कि हम जांच बंद कर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने बनते ही 2017 में जांच के आदेश दिए और अब मुख्य सचिव से लेकर सब लोग उसको मना करते हैं। मुझे इसका डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, मेरे में डिटेल में कोई हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। भाजपा कह रही है कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी, लेकिन हमारे मलिहाबाद विधानसभा में लगातार किसान आम थिएटर का विरोध जता रहे हैं। लोगों को उनकी आय का लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारे एक साथी ने पीडीए को लेकर के पूछा था। ये पीडीए हमारा इमोशनल नारा है, भावनात्मक नारा है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम नारा है, जोड़ने वाला नारा है। और हमारे ये मलिहाबाद के जो साथी बता रहे हैं कि आम को फेंक दिया जाता है, ये अखबार नहीं पढ़ते। ये अखबार पढ़े होते तो ये जानते होते ये सरकार वहां पर वाइन बनाने जा रही है। तो वाइन आपको जब बन जाएगी तो आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब विभागों में करप्शन चल रहा है तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा पैसा? अभी मैंने बताया आपको कि इतनी सड़क जो 4 लेन सड़क है उसको एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं। बताइए, मतलब कौन समझाएगा सरकार को कि 4 लेन सड़क को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं? बताइए, 4 लेन रोड है वो तो ऐड देख लिया होगा आपने। तो 4 लेन रोड को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं, तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा? सुना है, मैंने अखबार पढ़ा है, न केवल ये पढ़ा है अखबार में, बल्कि सुनने में आया है कि रुपया और नीचे जाता जा रहा है, रुपया और जा रहा है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से वॉर हो रहा है चारों तरफ, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकेगा। हालांकि कुछ लोग मुनाफा कमा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारी भारत सरकार कंफ्यूज है। हम वॉर के खिलाफ है, समाजवादी लोग किसी भी तरह का वॉर के खिलाफ है हम लोग, लेकिन भारत सरकार भी कंफ्यूज है हम कहां रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी है क्या। और उसी का परिणाम ये है कि जो बता रहे हैं हमारे साथी, वो सूची भी आ जाए तो पता लग जाए किस किसका पैसा वहां पर है। हमें तो केवल यूपी का पता है और उत्तराखंड का पता है। उत्तराखंड का ही नहीं पकड़ा गया अभी तक किसका था पैसा, तो स्विस का कौन पकड़ लेगा? और एक अधिकारी अभी भी लापता है। स्विस अकाउंट तो बाद में देखना, मुख्यमंत्री आवास में देखना, वो अधिकारी वहीं पर है। कौन कौन?
नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी लगातार सरकार के साथ कहा जाती है कि अभी आईसीयू वहाँ पे चालू नहीं हुआ है और मरीज काफी परेशान होते हैं वहाँ पे। सरकार बदलो, सरकार बदलो तभी डॉक्टर आएंगे, सरकार बदलोगे तभी आउटसोर्स खत्म होगा। अभी एक शिक्षक पे हमारा ऐड बना हुआ है, वो मैं कहूंगा कि ऐड दिखाएं। मैं चाहूंगा कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब लोगों को भी ले चलूंगा मैं, और खाना खाएंगे हम लोग सब। वो भी अनपढ़ आदमी है। पढ़ाई के अलावा क्यों नाम लेते हो उनका यार? मतलब में नाम लेते हो यार। ये देखो ऐसा, पढ़ाई के अलावा कभी इस ड्यूटी में देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, पता नहीं बदलने की नहीं बदलने। और जो मुख्यमंत्री और सरकार जातियों की लड़ाई कराता हो, जो मुख्यमंत्री जातियों की लड़ाई करा करके सरकार लाभ लेना चाहती हो हर जगह, और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में क्या हुआ, थाने किसान मोदी नगर में क्या हुआ बताओ? जो एफआईआर लिखाने गया वही मार दिया गया। बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल मारपीट नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी कि यात्री को कितना मारा गया, कितना मारा गया उसको, और वो भी वंदे भारत ट्रेन, जो नई ट्रेन चल रही है उसमें पीटा गया। ये अहंकार में अहंकार है इनको, पता नहीं किस बात का। और केवल ये अहंकार नहीं है, झांसी का पता करना आप लोग, न जाने कितनी लूट है वहां बालू खनन की। अब बदलाव तो आप ही लोगों के माध्यम से पता लगता है कि बदलाव होने जा रहा है, जब डीसीएम ओसीएम एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुकाबला कैसे? कौन? अभी तुम्हारा ये मोबाइल छोटा है, कैमरा छोटा है, और तुम्हें अभी हराया बीजेपी को हम लोगों ने। हाँ, हरा दिया बीजेपी को, इसी से हराएंगे, पीडीए से हराएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारा ये साथी पीडीए का है, इसका दुख हमारा दुख एक है। ये ऐड दिखाइए शिक्षक वाला। कल एक बयान दिया है कि वो दिन दूर नहीं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आए। ये तो ठीक कह रहा है। इसको अंग्रेजी आती नहीं, सही कह रहा है, ठीक है, और क्या। हम तो सब भाषाओं के पक्षधर हैं, भारतीय भाषाओं के सभी के पक्ष में हम लोग हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके का घोटाला 69,000 की शिक्षक भर्ती में हुआ है, इसी तरीके का घोटाला हरियाणा में सन 2000 में हुआ था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। 69,000 की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप प्रेस के लोगों का, बहुत धन्यवाद। चिंतित हम सब लोग हैं, और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि आप हम सब लोग जानते हैं, नेताजी खुद शिक्षक थे, और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश। या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा
कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहां हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। मैं कुछ बात आपके बीच शिक्षकों की और फिर उनकी इश्यूज को हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ लोग बैठे हैं वो एड्रेस कर देंगे, और पीछे जो छात्र पिछले कई वर्षों से शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है। और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती है तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है सरकार, बहरी हो जाती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता है कि आप फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हो। शायद अगर फोर्सफुली पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस का अपना आंतरिक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। वो क्योंकि जनमानस और आम लोगों की वजह से सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया है, भाजपा सरकार को समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं उन गुरु का बहुत सम्मान करता हूं, और जब कभी भी टीचर्स, प्रोफेसर्स या वाइस चांसलर या और प्रतिष्ठित संस्था के कभी कोई आए होंगे तो हम समाजवादियों ने हमेशा उनका सम्मान किया है। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही हैं। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि वो किसी की तकलीफ दुख को न तो पढ़ता है न सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि न तो वो शिक्षा का सम्मान करती है, न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है, भरोसा भी खो दिया है, उनका सम्मान भी नहीं करती सरकार। हमने तब कहा था कि आशा की इस निर्णय के पीछे विधानसभा की आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर का कारण ही बना है, और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं
जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और जो डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करके टीईटी और सीटेट परीक्षा पास करने के बाद ये नई शिक्षक भर्ती में जो है लगातार संघर्ष कर रहे हमारे अभ्यर्थी, शिक्षा मित्र और माध्यमिक शिक्षक, शिक्षा मित्र संगठन के सभी आए हुए हमारे पदाधिकारी साथियों, जी जी खोले पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, प्राथमिक शिक्षकों की, उसके विषय में मैं और हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मीडिया के साथी, इनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे प्राथमिक शिक्षकों को कोई इस भीषण गर्मी में जिस तरह से सरकार त्रस्त कर रही है, विद्यालय खुलेंगे 1 जुलाई से, बच्चे आएंगे 1 जुलाई से, लेकिन 16 जून से ही शिक्षकों की हाजिरी जो है अनिवार्य कर दी गई। शिक्षक इतना परेशान है पूरे प्रदेश में कि इस भीषण गर्मी में वो लगातार विद्यालय आ रहा है, बैठता है, फिर दोपहर में 12 बजे जो है फिर भीषण गर्मी में वो अपने घर जा रहा है। इतना त्रस्त है। इस सरकार, पता नहीं क्या मानसिकता है सरकार की, जो इस तरह से शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी सूबेदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, सरकार ने अपने काउंटर में कहा था कि हम जो है 51,112 नई भर्तियां कराएंगे, लेकिन आज तक वो भर्तियां नहीं हुई। 1,26,028 पद जो है 2020 की रिपोर्ट के आधार पर आज तक खाली है। सरकार भर्तियां नहीं करा पा रही है। अब भर्तियां क्यों नहीं करा पा रही है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के सभी आयोगों को इन्होंने भंग कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ का शिक्षा का जो आयोग था, माध्यमिक का, जो उच्च शिक्षा का, सबको भंग कर दिया और आज तक जो है आयोग को फुलफिल नहीं कर पाया जो है। इसके कारण जो है ये समस्याओं का जो है, हम लोग सदन में इसका विरोध किए जो है कि जब सभी प्राथमिक शिक्षा का आयोग, माध्यमिक का आयोग और उच्च शिक्षा का आयोग अलग अलग काम करता था, तब तो सही समय पर काम ही नहीं पूरा हो पाते थे भर्ती के। अब सब आयोग मिलकर के मर्ज करके एक आयोग आप बना रहे हैं, तो ये काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार ने हम लोगों की बातों को नहीं माना जो है। प्राथमिक विद्यालयों में की स्थिति यह है कि जो 50 छात्र से कम वाले विद्यालय हैं, उनको सरकार मर्ज करने जा रही है, जिससे 29,965 अध्यापक जो है, 29,965 जो है विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये मर्जर की कार्यवाही जो है प्रारंभ हो रही है। इस मर्जर से जो है, जहां शिक्षकों की भर्ती और सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन अब शिक्षक जो है कि कोई भर्ती आगे नहीं सरकार करेगी, इस मानसिकता से जो है सरकार जो है विद्यालयों को बंद करने की योजना बना ली है। 27,000 का डिक्लेरेशन तो बहुत पहले सरकार ने कर दिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उसका विरोध जब किया तो वह सरकार ने उसको वापस नहीं लिया, बल्कि स्थगित कर दिया था और उसकी कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दिया। जहां तक शिक्षा मित्रों का सवाल है, शिक्षा मित्रों पर को
समाजवादी पार्टी की सरकार ने सहायक अध्यापक बनाकर के 52,000 वेतन उनको दिया था। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 10,000 रुपया मानदेय देना प्रारंभ किया और महंगाई कई गुना बढ़ गई जो है, लेकिन मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया जो है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला इन्होंने किया था उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है 10/10/2020 के पैरा 16 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल आरक्षित सीटें 18,598 थी, जिसमें 5,844 ओबीसी के सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्ती कर दी गई और अनुसूचित जात के 2100 अनुसूचित जात के पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती कर दी गई, जिसको लेकर के छात्र कई वर्षों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। और कोई भी सरकार जब ये हाईकोर्ट इनके पक्ष में कोई निर्णय कर देती है तो ये दूसरा एक पक्ष बना करके अपनी तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट करा देते हैं और उसको उलझाए हुए हैं जो है। ऐसा उलझाए हुए हैं कि ये शिक्षक न तो नया कोई काम कर पा रहे हैं न तो भर्ती हो पा रहे हैं। इनकी हालत जो है बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है जो है। और जो मदरसे के शिक्षक हैं, आप लोगों को याद होगा स्लोगन प्रधानमंत्री जी का, जब उन्होंने कहा था कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप मदरसा के छात्रों को देंगे। उस मदरसे की क्या स्थिति है कि जो आधुनिक शिक्षक जिसको 60% जो है केंद्र सरकार मानदेय देती थी और 40% जो है प्रदेश सरकार देती थी, तो 60% का मानदेय तो 2014 में जब इनकी सरकार बनी केंद्र में उसको उसी समय बंद कर दिया और इस समय जो 40% मिल रहा था प्रदेश सरकार से वो अभी बंद कर दिया गया जो है। आधुनिक शिक्षक के विषय में आप लोग जानते हैं, जो मदरसों में विज्ञान, मैथ और अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए जो है उन शिक्षकों को, उन छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास करते थे, जिनकी भर्तियां हुई थी, उन विद्यालयों के साथ इस तरह के जो है व्यवहार किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों की स्थिति यह है कि केवल 570 राजकीय विद्यालय पहले थे। उन विद्यालयों की स्थिति तो पहले से ठीक रही, लेकिन उसमें 570 के बाद इन्होंने RMSA योजना के तहत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो है इन्होंने 22,500 विद्यालय जो है 2250 विद्यालय बना दिया। अब जो 1700 विद्यालय हैं, उन 1700 विद्यालयों की स्थिति ये है राजकीय विद्यालयों की, जिसमें 1 टीचर है, 2 टीचर है, 3 टीचर है, कहीं कहीं 4 टीचर है। तो जहां 1-2 टीचर है वह संपूर्ण विषयों को कैसे पढ़ाएगा? उसको कहां नॉलेज है कि वह संपूर्ण विषयों को पढ़ा दे हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में? इस तरह से जो है सरकार जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है और राजकीय विद्यालयों में साफ सफाई के लिए और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की कोई भर्ती ही नहीं हुई आज तक। ये जो स्वच्छता का अभियान चलाते हैं और स्वच्छता के अभियान पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है झाड़ू लेकर के जो है फोटो खिंचाते हैं, इनके विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में कहीं भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे। पूरे पद खाली हैं। जहां 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 छात्र हैं, उनकी साफ सफाई कैसे हो पाएगी जो है, कैसे स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, इसकी चिंता इनको कोई नहीं है। पूरा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, और जहां नियुक्ति करने की बात ये कर रहे हैं कि हम एडेड विद्यालयों में जो है नियुक्ति करेंगे, तो वहां पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रहे हैं। 10,000, 12,000 रुपए में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति ठेकेदार द्वारा कर रहे हैं। एक ठेकेदार जो है ठेका दे रहे हैं, वो भर्ती कर रहा है। लड़के दूर दूर के हैं, तो जिस विद्यालय में वो अगर गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तो 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में वह कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे जो है वह कमरा लेकर के कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे,
यह स्थिति है। यह स्थिति इसलिए पैदा कर रहे हैं कि आरक्षण बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का अपने आप खत्म हो जाए। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी, आउटसोर्सिंग की रहेगी, तो ठेकेदार जो जिसको चाहेगा उसकी भर्ती करेगा। जब ठेकेदार की मर्जी पर भर्ती होगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण को खत्म करने की इनकी जो है ये योजनाएं चल रही हैं। जो है माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की 25,000 पद रिक्त है उसको भी ये नहीं भर पा रहे हैं। तमाम शिक्षक जो है करीब 35% शिक्षक जो है के पद जो है प्रदेश में खाली हैं। वहां के जो छात्र हैं वह विद्यालयों में कैसे जो है पढ़ पा रहे हैं इसकी कोई चिंता ये नहीं कर पा रहे हैं। और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है शिक्षक ही ज्यादा सबसे संघर्ष करता है। पुरानी पेंशन बहाली न करके ओपीएस की जगह जो है एनपीएस, फिर एनपीएस के स्थान पर यूपीएस की बात ही कर रहे हैं। पुरानी पेंशन देने में क्या इनका नुकसान है इसको नहीं बता पा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमने पिछले वर्ष भेजा था जो है दिल्ली में, जब पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन हो रहा था, वहां धरना हो रहा था, तो 10 लाख लोग वहां पर गए थे। पूरा देश चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए, लेकिन यह सरकार एकदम बिल्कुल बजिद्द है जो नहीं लागू कर रही है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जो दशा, उनकी जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग 1982 की धारा 21, 18 और 12, धारा 21 में यह प्राविधान था कि अगर कोई टीचर सस्पेंड होगा या टर्मिनेट होगा तो उस शिक्षक को चयन बोर्ड आयोग, शिक्षा चयन बोर्ड आयोग द्वारा उसको जब स्वीकृति दी जाएगी तब जो है वह सस्पेंड होगा और टर्मिनेट होगा। आज इस धारा को, धारा 21 को इन्होंने खत्म कर दिया और अब सीधे सीधे प्रबंध तंत्र को अधिकार दे दिया कि प्रबंध तंत्र जो है प्रपोजल देगा, डीआईएस उनको सस्पेंड और टर्मिनेट कर देगा। आज जो है वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की जो सेवा नियमावली है उस तरह से जो है इस सेवा नियमावली इनकी बन गई। सेक्शन 18 की वही स्थिति है। सेक्शन 18 में प्रधानाचार्यों का प्रमोशन था, प्रोन्नति थी, उसको भी जो है इन्होंने बंद कर दिया। और सेक्शन 12 में जो है शिक्षकों की जो प्रोन्नति थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। इस हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आपको अवसर मिलता है 2027 में आपकी सरकार बनेगी और इसको जो है सेक्शन 21, 18 और 12 के संशोधन को वापस अगर कर लिया जाए तो पूरे प्रदेश का एडेड का शिक्षक त्रस्त है। मैं बोलता इसके बाद जो है मैं वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों पर आ रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में 70% जिनकी भागीदारी है वह हैंड टू माउथ है। प्रबंधक द्वारा 1,000, 2,000, 4,000 रुपया उनको मानदेय महीने में दिया जाता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का इस मंच से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब आपकी सरकार थी तो आपने 2 अरब रुपया देकर के उनको आंसुओं को पोंछा था और शासनादेश बनाया 2016 में। 17 में आपकी जब सरकार चली गई तो उस शासनादेश को समाप्त कर दिया सरकार ने। आपका दिया हुआ पैसा 2 अरब रुपया में से 1 अरब 4 करोड़ ही केवल बच पाया था। 96 करोड़ रुपया भी सरकार ने वापस ले लिया, उसको भी नहीं बांटा। ये सब शिक्षकों की इस तरह से जो है उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों की बड़ी समस्याएं हैं और शिक्षा विभाग पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से त्रस्त है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इन शिक्षकों की भलाई तो हमेशा आदरणीय नेताजी ने किया, इसके बाद आपने किया जो है, और फिर आप ही से पूरे प्रदेश को भरोसा भी है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले शिक्षा मित्रों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ है शिक्षा मित्र? मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती आंदोलनकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार संघर्ष कर रहे लोग। इनसे बड़ा संघर्ष किसी ने नहीं किया। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है
कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रामीण क्षेत्र में कहां है ट्रांसपोर्टेशन? और हर अच्छे समाज की कोशिश है कि हमारी बच्चियों बेटियां पढ़ें। समाजवादी सरकार में नेताजी ने विद्याधन शुरू किया था, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो बेटियां पढ़ाई छोड़ गई थी दोबारा पढ़ने लगी थी। लैपटॉप स्कीम से बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद, उन्होंने दोबारा एडमिशन लेकर के 12th कर करके लैपटॉप से लाभ पाया। तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं। और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की, एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। एक सवाल है, फिजिकल अटेंडेंस की आपने बात कही, दूसरे विद्यालयों में तो ये स्थगित हो गया, लेकिन फिजिकल अटेंडेंस लगातार जारी है। हाईकोर्ट में भी केस गया था, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया बता दीजिए कि मदरसे के जो 10,000 शिक्षक हैं उनसे डिजिटल अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। और उसी का परिणाम यह है कि मदरसों को बंद करना, मदरसों का जमीनों के कागज चेक करना, मदरसों पर बुलडोजर चलाना, या माइनॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। न केवल मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कैसे घुस जाएं। और सरकार ने इन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी के लिए विशेष एक्ट बनाया था जिससे कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन सके, माइनॉरिटी संस्थाएं बन सकें। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि विभाजनकारी रणनीति जो इनकी है, डिवाइड एंड रूल, हमें उम्मीद है कि जनता समझ गई है। इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं ये जितने भी संगठन यहां बैठे हैं उनके लोगों से मैंने कहा है कि इतनी लड़ाई संघर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। आप समाजवादियों की मदद करिए, आने वाले समय में हम इनकी तमाम समस्या का समाधान करेंगे। रोजगार की बात करते हैं तो इसी बीच जो है योगी आचार्य ने स्कीम निकाली है, 8 लाख रुपए दे रही है इस स्कीम पर रेडियो और बिहार पर काटने पर। क्या किस चीज में देंगे? छोड़िए अब इसको, वो आगे वो पढ़ लेंगे दोबारा, नहीं हम पढ़ देंगे दोबारा। देखिए, मुख्य बात यह है कि लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की है सरकार ने। आप कितना कह रहे हैं? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, हम दुनिया में 30वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचा दी है। तो आखिरकार ये 30वें नंबर पे, और विकसित भारत की, क्या विकसित भारत की डेफिनेशन में आता है कि आप 2 लाख शिक्षक के जो पद खाली है वो रखेंगे खाली आप? क्या यही विकसित भारत का सपना है?
क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? मान लीजिए आपके गांव में स्कूल इसीलिए बने थे क्योंकि गांव में ही बच्चे पहुंच जाएं। इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे ही अधिकार छीनना चाहते हैं। आखिरकार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है या जो उनकी अर्थव्यवस्था, पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। जो लोग दूसरों के हाईवे पर उंगली उठाते थे, मैं अपने अखबार के साथियों से कहूंगा, आप अपने भी अखबार उठा करके देखिए। जो सरकार बनने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट आते थे, कितनी रजिस्ट्रियां चेक हुई थी, कितना करप्शन की बात होती थी। आज सबसे महंगा हाईवे बना है। कल तक तो हम अखबार में ये ढूंढते थे, कल तक, आज नहीं, कोई अखबार में रेट नहीं लिख रहा था कि हाईवे कितने हजार करोड़ का बना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है। और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है, इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ये सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? कानपुर पीएम और सीएमओ की लड़ाई में सीएमओ को जो है निलंबन कर दिया गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे दलित होने का यूफल मिल रहा है, कोई जांच नहीं हुई है। पूरी सरकार में झगड़ा चल रहा है इस समय, बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, लेन देन का झगड़ा चल रहा है। अधिकारी अपने मन से करें कुछ काम कि मंत्री के मन से काम करें। मंत्री अधिकारियों का झगड़ा चल रहा है और एक विभाग नहीं है। वो कौन सा विभाग है जो रजिस्ट्री करता है? स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन विभाग। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी क्या कह रहे हैं सोचिए आप। और हम तो आप लोग डीसीएम और ओसीएम को न जाने क्या क्या समझते थे, कैसे संबंध है डीसीएम और ओसीएम में। सुनने में आया है कि डीसीएम ने लिख करके शिकायत की है कि उनके विभाग के भी अधिकारी ने उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, लिस्ट ही नहीं दिखाई कि ट्रांसफर किसके हो गए, किसके होने हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है। सीएमओ खुद ही कह रहे हैं, प्रेस, तो अगर जांच कौन करेगा? मान लीजिए अगर सीएमओ खुद कह रहे हैं या डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है, कौन किसके साथ है, तो सच कौन बताएगा? हमारे प्रेस के साथियों में बहुत दबाव रहता है, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप खबरें लिख रहे हो। अरे अभी 2 ही विभाग हुए भाई। अरे तो 2 ही विभाग हुए हैं। और मैं यहां पर बैठा था, एक साथी व्यक्ति आए, अपना कुछ काम रहा होगा अधिकारियों से, तो हम और लीडर ऑपोजिशन थे। हमने कहा क्या काम है? तो बताया वहां रेट है, वहां 3 लाख के ट्रांसफर का रेट है। सोचिए आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सोचिए आप। एक और विभाग जो गांव का काम करता है, गांव के काफी काम करता है।
जिसमें आपको हमको श्लोक सुनने को मिला था, भजन सुनने को मिला था। किसी अधिकारी या किसी ने प्रेस ने पूछ लिया था कि आपके विभाग में बेईमानी चल रही है, तो उन्होंने श्लोक सुना दिया था, भजन सुनाया था, याद होगा आपको। वहां तो यह है कि भाई एक ही इंजीनियर, दूसरा आ गया तो दूसरा, तीसरा आ गया तो तीसरा, घूम रहे हैं बेचारे। तो जो घूम ही रहे हैं वो क्या काम करेंगे? एजुकेशन हो, एजुकेशन के कई विभाग हैं, मतलब सॉरी कई उसमें है, बड़ा विभाग, बड़ा डिपार्टमेंट है, प्राइमरी जाने कौन कौन से, हायर तक में सब चल रहा है। हायर मीन्स हायर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पता ही लगे, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का, पीडब्ल्यूडी का आपको सबको पता है। जगह जगह लोग डामर उठा ले रहे हैं, यूं डामर उठा ले, बताओ आप। नगर विकास कौन सा शहर है जहां पानी बरसा और नालियां न चौक हो गई हो? सोचिए आप, कोई शहर हमें बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है, ये गोरखपुर नहीं ये आगरा है, ये गोरखपुर नहीं ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भर रहा है। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाले सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए। करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है। और मनमानी है, मनमानी है। और लापता है अधिकारी, लापता, वो मुख्यमंत्री आवास में ही होंगे। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपने एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी से समझौता करते थे और अंडरवर्ल्ड से साठगांठ की। क्या करेंगे? ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? आगे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए, नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था, और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते थे वो कहां है? कंपनी वाला किस देश में है? तो ये जिस हाईवे से, मतलब क्या बोले उसके लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो आया था लेकिन मैं बोल नहीं सकता, जिससे लिंक हुआ है, वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था, आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। विधानसभा के सामने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं,
या सहमति कर लेते तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल फाइनेंशियल उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो आप, पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप, और अभी तक नहीं बन पाया। और इसी हाईवे को वहां आगे जाना था, बिहार तक जोड़ना था। पखनपुरा गाजीपुर से अभी तक 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की है सरकार ने, सोचिए आप। जैसे यहां मेट्रो पॉलिटेक्निक तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उधर मुंशी पुलिया तक, सॉरी, और आगे तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपना नाम लिख लिया कि हमने इसका उद्घाटन किया, नाम लिख लिया इन्होंने अपना। जिस पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे पूर्वांचल वाले पर हरक्यूलिस से, वो समाजवादियों का डिजाइन था जिसकी वजह से उतरे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, ये अलग बात है कि ये गंगा एक्सप्रेस में जो किया उसमें बहुत तैयारी थी, लेकिन पता नहीं फोन कहां से आया कि तैयारी धरी की धरी रह गई। हवाई जहाज अपना पूरा करके चले गए, लेकिन जिन्हें तैयारी से जाना चाहिए था वो जा नहीं पाए। तो ये मानकों के तहत नहीं बना है। सर, दलित पिछड़ों के आंदोलन में उनको उद्धार की जो आधारशिला रखी गई थी गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उसकी शुरुआत ये हमारे बैठे हुए आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है इस सरकार में। कितने वर्षों से ही लड़ रहे बेचारे, सोचिए आप। तो सर, वो 1848 में उसकी शुरुआत हुई थी, ज्योतिबा फुले ने जब शुरुआत की थी, तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। तो पिछले दिनों मैं जो दलित पिछड़ा आंदोलन में जो कैडर का हिस्सा में रहा हूँ, उसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि जब ये मान्यता मिली, ब्रिटिश सरकार तैयार हुई कि नहीं ठीक है, गाँव का प्राथमिक विद्यालय दलितों पिछड़ों के लिए खोले जाए, उसके बाद जो है ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन, वो तेज हुआ। तो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अगर दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया होता तो वो आंदोलन इतना तेज नहीं हुआ होता आजादी का। तो क्या लगता है इसको दौर फिर वापस लाना चाहते हैं? 27,000 प्राथमिक विद्यालय बन जाता है। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला है। बहुत लंबी लड़ाई के साथ हम सब लोगों को मिलकर के इस आरक्षण को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाना पड़ेगा। सर, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। आप हमेशा आर्थिक तकनीक के सपोर्टर रहे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले यूनिसी आपने कृषि विभाग और समाज कल्याण विभाग में लागू की, इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन टीचर्स की जो डिजिटल अटेंडेंस लग रही है, इसके समाजवादी पार्टी आप क्यों? हम इसलिए खिलाफ हैं कि शिक्षक अगर खुश होके जाएगा तो अच्छी पढ़ाई कराएगा। उस पर पाबंदी क्यों करना चाहते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके लिए? हाउसिंग है नहीं आपके पास। अगर मान लीजिए आप स्कूल में भेज रहे हैं उसको, क्या हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप? कहां रहेगा शिक्षक? क्या एकोमोडेशन आपने तैयार किया वहां पर? और फिर एक ही शिक्षक से न जाने कितने काम करवाते हैं आप। तो अगर आप एजुकेशन को बेटर करना चाहते हो तो टीचर के पास केवल टीचिंग हो,
और टीचिंग के लिए उसे पूरा टाइम मिले। वो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? बिजली इन्होंने बनाई नहीं, इसीलिए बिजली को बेच दे रहे हैं। वो लाइव मुश्किल है, या प्रैक्टिस की होगी तो ठीक बात है। अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक सीबीआई जांच चल रही थी, लगातार उसमें 14 नोटिस दिए गए। यूपी पीएससी में जो 2010 में एपीएस भर्ती हुई थी, अब सीबीआई ने कहा कि हम जांच बंद कर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने बनते ही 2017 में जांच के आदेश दिए और अब मुख्य सचिव से लेकर सब लोग उसको मना करते हैं। मुझे इसका डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, मेरे में डिटेल में कोई हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। भाजपा कह रही है कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी, लेकिन हमारे मलिहाबाद विधानसभा में लगातार किसान आम थिएटर का विरोध जता रहे हैं। लोगों को उनकी आय का लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारे एक साथी ने पीडीए को लेकर के पूछा था। ये पीडीए हमारा इमोशनल नारा है, भावनात्मक नारा है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम नारा है, जोड़ने वाला नारा है। और हमारे ये मलिहाबाद के जो साथी बता रहे हैं कि आम को फेंक दिया जाता है, ये अखबार नहीं पढ़ते। ये अखबार पढ़े होते तो ये जानते होते ये सरकार वहां पर वाइन बनाने जा रही है। तो वाइन आपको जब बन जाएगी तो आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब विभागों में करप्शन चल रहा है तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा पैसा? अभी मैंने बताया आपको कि इतनी सड़क जो 4 लेन सड़क है उसको एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं। बताइए, मतलब कौन समझाएगा सरकार को कि 4 लेन सड़क को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं? बताइए, 4 लेन रोड है वो तो ऐड देख लिया होगा आपने। तो 4 लेन रोड को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं, तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा? सुना है, मैंने अखबार पढ़ा है, न केवल ये पढ़ा है अखबार में, बल्कि सुनने में आया है कि रुपया और नीचे जाता जा रहा है, रुपया और जा रहा है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से वॉर हो रहा है चारों तरफ, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकेगा। हालांकि कुछ लोग मुनाफा कमा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारी भारत सरकार कंफ्यूज है। हम वॉर के खिलाफ है, समाजवादी लोग किसी भी तरह का वॉर के खिलाफ है हम लोग, लेकिन भारत सरकार भी कंफ्यूज है हम कहां रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है, फॉरेन पॉलिसी है क्या। और उसी का परिणाम ये है कि जो बता रहे हैं हमारे साथी, वो सूची भी आ जाए तो पता लग जाए किस किसका पैसा वहां पर है। हमें तो केवल यूपी का पता है और उत्तराखंड का पता है। उत्तराखंड का ही नहीं पकड़ा गया अभी तक किसका था पैसा, तो स्विस का कौन पकड़ लेगा? और एक अधिकारी अभी भी लापता है। स्विस अकाउंट तो बाद में देखना, मुख्यमंत्री आवास में देखना, वो अधिकारी वहीं पर है। कौन कौन नहीं, मुझे नहीं पता। सरकार बदलो, सरकार बदलो तभी डॉक्टर आएंगे। सरकार बदलोगे तभी आउटसोर्स खत्म होगा। अभी एक शिक्षक पे हमारा ऐड बना हुआ है, वो मैं कहूंगा कि ऐड दिखाएं। मैं चाहूंगा कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब लोगों को भी ले चलूंगा मैं, और खाना खाएंगे हम लोग सब। वो भी अनपढ़ आदमी है। पढ़ाई के अलावा क्यों नाम लेते हैं उनका यार?
मतलब में नाम लेते हो यार। ये देखो ऐसा एक पढ़ाई के अलावा कभी इस ड्यूटी में देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, पता नहीं बदलने की नहीं बदलने। और जो मुख्यमंत्री और सरकार जातियों की लड़ाई कराता हो, जो मुख्यमंत्री जातियों की लड़ाई करा करके सरकार लाभ लेना चाहती हो हर जगह, और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में क्या हुआ, थाने किसान मोदी नगर में क्या हुआ बताओ। जो एफआईआर लिखाने का वही मार दिया गया, बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल मारपीट नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी कि यात्री को कितना मारा गया, कितना मारा गया उसको, और वो भी वंदे भारत ट्रेन, जो नई ट्रेन चल रही है उसमें पीटा गया। ये अहंकार में अहंकार है इनको, पता नहीं किस बात का। और केवल ये अहंकार नहीं है, झांसी का पता करना आप लोग, न जाने कितनी लूट है वहां बालू खनन की। अब बदलाव तो आप ही लोगों के माध्यम से पता लगता है कि बदलाव होने जा रहा है, जब डीसीएम ओसीएम एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुकाबला कैसे? कौन? अभी तुम्हारा ये मोबाइल छोटा है, कैमरा छोटा है, और तुम्हें अभी हराया बीजेपी को हम लोगों ने। हाँ, हरा दिया बीजेपी को, इसी से हराएंगे, पीडीए से हराएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारा ये साथी पीडीए का है, इसका दुख हमारा दुख एक है। ये ऐड दिखाइए शिक्षक वाला। कल एक बयान दिया है कि वो दिन दूर नहीं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आए। ये तो ठीक कह रहा है। इसको अंग्रेजी आती नहीं, सही कह रहा है, ठीक है, और क्या। हम तो सब भाषाओं के पक्षधर हैं, भारतीय भाषाओं के सभी के पक्ष में हम लोग हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके का घोटाला 69,000 की शिक्षक भर्ती में हुआ है, इस तरीके का घोटाला हरियाणा में सन 2000 में हुआ था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। 69,000 की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप प्रेस के लोगों का, बहुत धन्यवाद।